हाँ जी, तो हेलो, आप सबको लास्ट क्लास की पढ़ाई थोड़ी बहुत याद होगी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है। और बेसिकली लास्ट क्लास में हमने उस टॉर्क के स्पेशल केसेस किए थे और आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया गया था कि स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दे दें। अब कई बच्चों ने ये सोचा कि क्या 2 क्वेश्चन होमवर्क भेजा ही नहीं मुझे। बेटा गलत बात है, बहुत गलत बात है। चाहे होमवर्क छोटा हो चाहे होमवर्क बड़ा हो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और आपको पूरा करके भेजना है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आज हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई ख़त्म की थी कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद होगा आप सबको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं एक चार्ज पार्टिकल के आसपास जो रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख नहीं सकते तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बना डाली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या खासियत है उनमें बेटा। सबसे पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerge from positive charge and diverge to a negative charge या ends at a negative charge। यानी कि आसान भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ये हमने ऐसा एज्यूम कर लिया बेटा। ये सारी की सारी बातें लगभग एज्यूम्ड है, इनमें से कुछ के हमारे पास प्रूफ हैं ऑब्वियसली, कुछ एज्यूम्ड है या कुछ समझ नहीं है। ठीक है, पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ जाएंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। सेकेंड, electric field lines, these lines are always perpendicular to the charged body या charge itself। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज से परपेंडिकुलर निकलेंगी। कहने का मतलब ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बाहर निकली, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ आई। क्योंकि हमने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी, लेकिन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। ऐसे गई तो परपेंडिकुलर, ऐसे गई परपेंडिकुलर, ऐसे गई परपेंडिकुलर, ऐसे गई परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं निकल सकती कि भैया वो कुछ एंगल बना के निकले। और इसका प्रूफ भी हम लोग अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अभी हम पहले सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर निकलती हैं। ठीक है जी। ऑलवेज फॉर्म्स अ स्मूथ कर्व with no break and sudden turn। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्मूथ कर्व की फॉर्म में चलेंगी, स्मूथ कर्व की फॉर्म में चलेंगी, बीच में इनके ब्रेक नहीं आएगा कहीं पे भी, और ये सडन टर्न नहीं लेंगी। अगर मान लो इनको घूम के यहाँ जाना है तो ये ऐसे जाएंगी, ये ऐसे सडन टर्न नहीं ले सकती। ठीक है बेटा जी। ब्रेक तो आया नहीं चाहिए, ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर ब्रेक आ गया इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अब सडन टर्न क्यों नहीं आना चाहिए, इसको भी मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको बेटा। इन 5 मिनट समझ लो आप, 5 मिनट के अंदर इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आपको इनके आंसर मिल जाने हैं। फोर्थ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी बहुत सारे चीज़ों का रीज़न भी देगी बेटा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is tangent to the electric field lines at that point। ये वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये कहता है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और ऐसे जा रही है,
और आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। यहाँ चाहिए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, यहाँ चाहिए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, यहाँ चाहिए तो इस पॉइंट पे क्या बना दो, टेंजेंट बना दो। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, है ना। इट इज़ सिमिलर टू जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके टेंजेंट डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होती है, उसके वेलोसिटी की। बिल्कुल ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो हर एक पॉइंट पे जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए आप उस पॉइंट पे क्या बना दीजिए, टेंजेंट, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। अब हम आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे वापस से। हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी सडन टर्न नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? अगर उन्होंने सडन टर्न या शार्प टर्न लिया तो जिस पॉइंट पे शार्प टर्न लेंगी वहाँ पे टेंजेंट्स दो बन जाएंगे बेटा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हो सकता है क्या एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन हो सकती हैं? नहीं हो सकती। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी सडन टर्न नहीं ले सकती। बात समझ में आती है बेटा? तो आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट टेक सडन टर्न्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सडन टर्न क्यों नहीं ले सकती? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे लिख के भेजना है। मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि अगर उन्होंने सडन टर्न लिया तो जिस पॉइंट पे वो सडन टर्न लेंगे बेटा उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे दो टेंजेंट बन जाएंगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होंगे। इसके बाद बेटा फिफ्थ पॉइंट 2, ये आप सबकी फेवरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये है, और मान लो इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर भी दिया। क्यों नहीं कर सकती? इसका रीज़न, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होंगी उस पॉइंट पे अगेन दो टेंजेंट बन जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। एंड अगेन एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस नहीं हो सकती बेटा। ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो अगेन एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती बेटा? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर वो करेंगी तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाएंगे और एक ही जगह पे दो अलग अलग टेंजेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकते, दो अलग अलग डायरेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती। 6th पॉइंट, रिलेटिव क्लोजनेस of electric field lines represent strength of electric field। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही वीक होती जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी डिस्टेंस उनके बीच में कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ताकतवर होती जाएगी। कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक, जैसे कि मान लो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है वहाँ पे स्ट्रांग होगी और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है वहाँ पे वीक होती चली जाएगी। और इसके बाद बेटा 7th पॉइंट और मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर पास थ्रू हॉलो कंडक्टर्स। ये क्या हुआ भाई, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमें अभी सेकंड वाला पॉइंट भी प्रूव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू हॉलो कंडक्टर्स, इसका मतलब क्या है, आओ ज़रा समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, मेटल का बना हुआ, लोहे का बना हुआ एक हॉलो स्फीयर है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड गिरी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड गिरी और ये जो हमने बनाया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, पहला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो रास्ते हैं इस शेल के उस पार जाने के। पहला रास्ता ये वाला, ये रास्ता 1 है। दूसरा रास्ता ये यहाँ से होता हुआ यहाँ चला जाए। पहला रास्ता हाँ करके सीधा, दूसरा रास्ता ऐसे घूम के लंबा रास्ता करके यहाँ चला जाए। वीडियो को पॉज करें, 10 सेकंड के लिए सोचें कि रास्ता 1 वाला अच्छा है या रास्ता 2 वाला अच्छा है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं तो आप कौन से रास्ते से जाते, फर्स्ट वाले या सेकंड वाले। वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड के लिए सोचें अभी। ठीक है जी, तो वापस आ गए। अब मुझे बताओ, आप में से कुछ बच्चों ने सोचा होगा रास्ता 1 वाला अच्छा है, कुछ ने सोचा होगा रास्ता 2 वाला अच्छा है। 1 वाला इसलिए सोचा होगा क्योंकि वो रास्ता छोटा है, 2 वाला पता नहीं क्यों सोचा है तो सही सोचा है, क्योंकि रास्ता 2 वाला ही सही है, 1 वाला गलत है। क्या छोटे रास्ते हमेशा छोटे होते हैं? आई रिपीट, क्या छोटे रास्ते हमेशा छोटे होते हैं? आंसर है नहीं। आओ ज़रा गौर फरमाइएगा, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा मैं यहाँ पे, और वो बच्चे, पुराने बच्चे जो हमारी एक चीज़ मिस कर रहे हैं बहुत दिनों से, वो आज आने वाली है। लेट अस सपोज यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है पीरागढ़ी। आई होप आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपने ये जगह का नाम सुना होगा, पीरागढ़ी। और ये है बाईपास और ये पीरागढ़ी और बाईपास के बीच में एक खतरनाक चीज़ आती है। उस खतरनाक चीज़ का नाम है मधुबन चौक। क्या नाम है? मधुबन चौक। पहले बाईपास से पीरागढ़ी जाने का रास्ता ये सीधा था और रास्ते में मधुबन चौक आता था। मुझे नहीं पता, लेट अस सपोज द डिस्टेंस इज ऑफ 10 किलोमीटर्स। मान लेते हैं डिस्टेंस 10 किलोमीटर का था। बात समझ में आ रही है? अभी आ जाएगी। फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक इधर से ऐसे ऊपर एक फ्लाईओवर टाइप बना दिया, यानी पीरागढ़ी से बाईपास तक का, मतलब रास्ते में ऊपर नीचे होता है वो, लेकिन ठीक है, पीरागढ़ी से लेके बाईपास तक का एक फ्लाईओवर बना दिया। अगर ये सीधा डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली ऊपर वाला डिस्टेंस 10 से ज़्यादा बड़ा होगा, बिकॉज वो घूम के जाना है। और लेट अस सपोज वो 12 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 12 किलोमीटर। आप मुझे बताएं, आपको पीरागढ़ से सीधा बाईपास जाना है और रास्ते में कहीं नहीं जाना, तो आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहेंगे? नीचे वाला जो कि 10 किलोमीटर है और ऊपर वाला जो कि 12 किलोमीटर है। ऑब्वियसली 12 किलोमीटर वाला। भले वो डिस्टेंस बड़ा है लेकिन वो डिस्टेंस साफ है, लेकिन वो डिस्टेंस आसान है, उसमें कोई रेड लाइट नहीं है, उसमें कोई मधुबन चौक नहीं आता। नीचे वाले रास्ते में 500 रेड लाइट आएंगी और 500 रेड लाइट पार भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में एक चौक आता है जिसका नाम है मधुबन चौक, जो आधा घंटा वहीं लगा देगा आपका। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, नीचे ट्रैफिक बहुत है
रेड लाइट बहुत है, 100 लफड़े हो रखे हैं वहाँ, लड़ाइयाँ, मारकाट, गर्मी, धूप, एक्सीडेंट, रेडियाँ, बहुत कुछ है, पुलिस वाले। लेकिन मेरा कहने का अल्टीमेटली मतलब ये है बेटा कि नीचे वाला डिस्टेंस भले लंबाई में छोटा लग रहा हो लेकिन वो वैसे बड़ा है, ऊपर वाला डिस्टेंस भले ही लंबाई में बड़ा हो लेकिन वैसे वो डिस्टेंस छोटा है। अब मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, सर ये क्या बातें बता रहे हो हमें, आओ ज़रा समझने की कोशिश करें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ ट्रैवल करने में मज़ा आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रैवल करने में मज़ा आता है जब वो गुड कंडक्टर से पास हो। ये मेटल है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर या तो हवा है या तो वैक्यूम है, और हवा और वैक्यूम दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से, मैं ये नहीं कह रहा ट्रेवल नहीं करती, मैं कह रहा हूँ अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाती, बिकॉज वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड होते तो आप कौन से रास्ते से होके जाते? बाहर वाले रास्ते से या अंदर वाले रास्ते से? भैया मैं तो बाहर वाले रास्ते से होके जाता, क्योंकि बाहर वाला जो रास्ता है वो भले ही दिखने में बड़ा है लेकिन वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो मेटल है, वो आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देगा। भले अंदर वाला रास्ता बहुत छोटा है लेकिन अंदर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भरा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने मुश्किलें होंगी, रास्ते में मधुबन चौक आएगा, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना लंबा रास्ता ही कवर किया जाए। अब मैं आपको बचपन की कुछ बातें याद दिलाऊंगा जिससे आप कहोगे अरे हाँ ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है। बेटा एक चैप्टर आया था आपकी साइंस में, जहाँ तक मैं सही कह रहा हूँ मुझे याद आ रहा है 8th क्लास में आया था, चैप्टर का नाम था सम नेचुरल फिनोमिना। वहाँ पे एक टॉपिक था थंडरिंग, बिजली का कड़कना। वहाँ पे आपको बोला गया था कि अगर आप घर के बाहर हैं और एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो गाड़ी के अंदर ही बैठे रहें, बस के अंदर ही बैठे रहें। क्यों कहा गया था ऐसा? ये गाड़ी है, इसके वो बिजली गिरी, आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, अगर बिजली गिरी तो क्या गाड़ी के अंदर आएगी? अरे नहीं, गाड़ी भी तो कंडक्टर है और वो हॉलो कंडक्टर है, तो बिजली गिरेगी और गिरने के बाद इसकी बॉडी से होती हुई अर्थ पर चली जाएगी। आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टायर जो होते हैं वो तो इंसुलेटर होते हैं। नहीं, टायर कंडक्टिंग होते हैं। 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लीज़ 3rd में पढ़ेंगे। टायर का ना लोहे की तारें होती हैं, पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर बिजली गिरी कहाँ पे? गाड़ी के ऊपर, तो उसकी बॉडी से होती होती अर्थ पर चली जाएगी, अंदर का बंदा बच जाएगा। बात समझ रहे हो बेटा? इसीलिए बोला जाता है हॉलो गाड़ियों के, मेटल गाड़ियों के अंदर रहो अगर बाहर बिजली कड़क रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू हॉलो कंडक्टर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम एक हॉलो कंडक्टर के अंदर रह के अपने आप को इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शील्ड कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बात समझ में आई बेटा? जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करेंगे, और ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, मैं समझा चुका हूँ। जल्दी से, हाँ जी। तो आई होप आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज समझ गए हैं। अब जैसे कि बात हुई थी हमारी कि जो एक प्रॉपर्टी है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर्स के परपेंडिकुलर निकलती हैं, और फिर हम कुछ चार्ज पार्टिकल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ भी करेंगे बेटा। ठीक है भाई? तो क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट electric field lines always make 90-degree angle with surface of charge। आसान भाषा में कहें तो प्रूव दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज पार्टिकल। बड़ा डायग्राम का खेला, डायग्राम नहीं समझा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चार्ज है हमारे पास, ये एक हमारे पास चार्ज है, कोई भी चार्ज समझ लो, पॉजिटिव नेगेटिव, चलो पॉजिटिव समझ लो। और अभी के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकले जो कि परपेंडिकुलर नहीं है। मान लो
ऐसा कर लेते हैं कि लेट अस टेक इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एंगल थीटा विद सरफेस ऑफ चार्ज। ये तो मान सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रही हैं। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एंगल थीटा 90 रहेगा हमेशा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ही होंगे। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर देते हैं हम लोग। एक कंपोनेंट होगा ये वाला और एक कंपोनेंट होगा ये वाला। आई होप आपको पता है दो कंपोनेंट कर सकते हैं वेक्टर के। ये हो जाएगा E cos थीटा और ये हो जाएगा E sin थीटा। अब एक सवाल, जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है, क्या ये कंपोनेंट ये दिखा रहा है कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कंडक्टर के ऊपर ही है? आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के ऊपर रहती है या कंडक्टर से बाहर निकलती है? चार्ज के ऊपर रहती है या चार्ज के बाहर निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज पार्टिकल के बाहर निकलेंगी या चार्ज पे ही घूमती रहेंगी? बोलो बेटा, बाहर निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज पे क्यों घूमेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज पे नहीं घूम सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से बाहर जाना चाहती हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, चार्ज से बाहर जानी चाहिए। तो फिर अगर ऐसा है तो E cos थीटा 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि सरफेस पे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बाहर ही निकलेगी सिर्फ। अगर ऐसा है तो cos थीटा को 0 हो जाना चाहिए, और cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to surface of charge। बात समझ में आती है बेटा? सरफेस ऑफ चार्ज के हमेशा वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। दोबारा समझा देता हूँ ये वाला पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी चार्ज के ऊपर नहीं घूम सकती हैं, कभी भी चार्ज के सरफेस पे नहीं हो सकती हैं। ये जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो चार्ज के सरफेस पे है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जिसकी वजह से E cos थीटा को 0 होना चाहिए। और वो तभी होगा जब थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सम चार्जेस या फिर सिस्टम, बेटा हमने अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, उन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे, बेसिस पे हम इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। कोई ऐसे रट्टा नहीं मारेंगे, उनके बेसिस पे। जैसे कि पहला है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। पहली प्रॉपर्टी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी और नेगेटिव पे जाएंगी। अब यहाँ पे नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक। किसकी तलाश में? नेगेटिव की। हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकली, यहाँ निकली, ये ऐसे करके ये निकलती रहेगी। परपेंडिकुलर है, हमेशा पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव की तलाश में, बिकॉज नेगेटिव है नहीं तो कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। और ऐसे ही अगर हम किसके लिए बनाएंगे? एक नेगेटिव चार्ज के लिए, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आती है? पॉजिटिव से। अब पॉजिटिव तो कहीं आसपास है नहीं, तो कहाँ से आएंगी? इनफाइनाइट से आएंगी। और कहाँ पे आके ख़त्म हो जाएंगे बेटा? वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म हो जाए। हमेशा परपेंडिकुलर आएंगी, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। बात समझ में आई? इसके बाद थर्ड आ गया हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के साथ बैठे, यानी कि अ काइंड ऑफ डायपोल के लिए करना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे जाएंगी, लेकिन परपेंडिकुलर।
पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे जाएंगी। अब बच्चा कहता है कि पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव से गई, ऐसे क्यों नहीं? अरे अभी तो बताया था कि वो सडन टर्न नहीं ले सकती। तो स्मूथ कर्व, पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव पे जाएंगे, और हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा एंगल परपेंडिकुलर बेटा, ये बात ध्यान रखनी है। पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव से निकलेंगी और ऐसे ये वाली भी घूम के आएगी ना, ये वाली भी घूम के आएंगी, और ऐसे ये वाली ध्यान से सुनना, ये वाली पॉजिटिव से निकलेगी और ऐसे पॉजिटिव से निकलेगी, ऐसे इन्फानाइट से घूम के वापस कहाँ आ जाएगी बेटा? नेगेटिव पे आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ डायपोल। ठीक है जी, इसके बाद फोर्थ होना चाहिए दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के सामने आ गए, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको दिमाग लगाना। देखो आप नेट पर सर्च करेंगे, आप एनसीईआरटी खोल लेंगे, 1 सेकंड में इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप लल्लू ही लल्लू रह जाएंगे। दिमाग लगाएं, प्रॉपर्टीज पढ़ा दी आपको, दिमाग लगाएं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज के सामने आ जाएगा और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ये भी निकालेगा, तो फिर तो इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज के अगर सामने आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ क्या होगा? तो ध्यान रहे, पॉजिटिव चार्ज, फोर्थ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव बात देखिए, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वाला आपको होमवर्क दे दिया मैंने, याद रहेगा ना? तो कह सकते हो कि मैं फिफ्थ बना रहा हूँ, जगह छोड़ देना इसकी, फिफ्थ बना रहा हूँ, और वो है एक चार्ज शीट के लिए। एक शीट है हमारे पास, जिस पूरी शीट के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। शीट मतलब लेट अस सपोज ये मेरे हाथ है, ये इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा चार्ज से क्या निकलती है? परपेंडिकुलर। तो अगर इस पर चार्ज पॉजिटिव है तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी परपेंडिकुलर, और इधर भी निकलेंगी, क्योंकि इस पूरे में चार्ज पॉजिटिव है, तो इधर भी निकलेंगे, इधर भी हमेशा क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से निकलने वाली, और ऐसे ही इस तरफ भी निकलेंगे, दोनों तरफ होंगी ना बेटा, परपेंडिकुलर, और नेगेटिव की तलाश में इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला मैंने क्या दे दिया आपको? होमवर्क दे दिया है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, इनमें हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी थी बेटा। बात ये थी कि जो फिज़िक्स की वीडियोज़ हैं मुझे वो 25 से लेकर 30 मिनट के अंदर बनानी होती हैं हर एक सब्जेक्ट की हम लोगों को, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल बन जाती है और फिर वो डाउनलोड में प्रॉब्लम करती है। लेकिन ऐसा करने से मुझे ऐसा कहीं लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा धीरे हो जाएगा। अब चलो देखो, फ़िलहाल तो हम लोग बहुत सही कर रहे हैं, लॉकडाउन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है और सिलेबस तो ऐसे फिर बहुत पीछे हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि सीबीएसई भी कुछ ना कुछ सिलेबस फिर काटेगी, बट नेवरदलेस हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए मैं अगली क्लास में वीडियोस की लेंथ को बढ़ाने वाला हूँ, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स या कभी कभार तो 40 मिनट्स तक की वीडियो को भी मैं लेके जाऊँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। सर लेकिन वो वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी तक आपके पास जो वीडियोस आ रही थी वो 480p के रेजोल्यूशन में थी, जिसको ये भाषा समझ में आती है तो शायद आ रही हो। रेजोल्यूशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, 1080 सबसे ऊपर होता है। हम जो वीडियो शूट करते हैं DSLR से वो 1080 में होती है, जो कि अगर मैं आपको भेजूँगा तो 4 GB की फ़ाइल हो जाएगी। इसलिए हम उसको 1080 से गिरा के 480 पे लेके आते हैं, मतलब आधे से भी कम में लेके आते हैं। लेकिन 480 में भी फाइल काफ़ी बड़ी होती है, तो मैं अगली वीडियो अगर इन केस बड़ी हो गई 35 मिनट्स की हो गई तो मैं उसको 360p पे सेव करके आपको भेजूंगा। क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ नज़र आएगा, क्वालिटी थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इन केस आपको लगे, कहीं भी लगे कि नहीं हमें बोर्ड पे लिखे हुए पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दें। वीडियो डाउनलोड करने के बाद पढ़ने में प्रॉब्लम हमारी है तो हमें मैसेज कर दें, हम रेजोल्यूशन को वापस से 480 पे कर दूंगा मैं, इन केस अगर ऐसा हुआ तो। अदरवाइज 360 पे चला के वीडियो को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लें, अगली क्लास में मिलते हैं।